तो अभी हम लोग देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, विवाद और समाधान। क्योंकि आप देखते हैं केंद्र और राज्य को लेकर के हमेशा विवाद चलते रहता है ना। तो इस विवाद के पीछे का क्या कारण होता है ना, विवाद क्यों होता है, किस प्रकार होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर में देखने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और साथ में समाधान पे भी बात करेंगे कि भाई समाधान क्या है। सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ना। तो सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, ठीक है, ताकि सेंटर स्टेट से बनने वाला कोई क्वेश्चन जो हो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसका मुख्य मुद्दा जो हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, विवाद और समाधान, कन्फ्लिक्ट एंड सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होगा विवाद का। तो इन सभी चीज़ों को इसमें देखने का समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, तो इस पूरे टॉपिक की रूपरेखा को समझ लेते हैं, इसकी ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग क्या है और किस प्रकार से इसको हमें देखना है। तो देखिए, ये कुछ इमेज लिया हमने। तो केंद्र राज्य संबंध, आपको पता है कि जो प्रॉब्लम होता है वो क्या प्रॉब्लम होता है। तो राज्य जो होते हैं उनका आरोप होता है कि केंद्र उनको सही समय पर योजनाएं नहीं दे रहा है, या उनको ग्रांट नहीं दे रहा है, उनको पैसा नहीं दे रहा है, इस वजह से विवाद हो जाता है। या फिर कभी कभी विवाद इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार और राज्य में अलग पार्टी की सरकार। तो ऐसे में भी क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है या विवाद के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स का इमेज है ना। एक चीफ मिनिस्टर साहब आजकल काफ़ी चर्चा में है ना, हालांकि वो किसी स्टेट के नहीं बल्कि यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, ये हैं केजरीवाल जी, है ना। ये महोदय काफ़ी चर्चा में है आजकल, है ना। और इनके चर्चा में होने का रीज़न क्या है, इनके चर्चा में होने का रीज़न ये है कि कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी हैं, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं। अब महोदय ने 45 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया अपने घर के इंटीरियर पर, जिसमें कहा यह जा रहा है कि घर का जो ये पत्थर जो उनका लगा है, जो मार्बल लगा वो वियतनाम से मंगवाया गया है, और जो पर्दा लगा है वो कनाडा से मंगाया गया है। अब सोचिए कि वो कैसा पत्थर होगा और कैसा पर्दा होगा और कैसा ही आम आदमी पार्टी होगा, है ना। अब सोचिए कि इसको आम आदमी पार्टी कहा जाए कि खास आदमी पार्टी कहा जाए। खैर, ये हमारा विषय नहीं है, बट लेकिन चूंकि हम लोग इस क्षेत्र में है तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों को भी देखना होता है। खैर, तो डिफरेंट, अभी कर्नाटका में चुनाव होने वाला है ना। तो आप या बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव हो गए हैं, उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो केंद्र और राज्यों को लेकर के जो है वो विवाद चलते रहता है। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो मतलब हमेशा विवाद में रहता है। जब सेम पार्टी, जैसे अब यूपी है तो यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं तो बीजेपी की ही सरकार है, और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो कोई दिक्कत होगा तो इन लोग का कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों झगड़ा नहीं होगा? इसलिए झगड़ा नहीं होगा क्योंकि पार्टी एक है, सेम है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही जब अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, जैसे अभी बिहार की स्थिति है, तो बिहार में अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों का झगड़ा या विवाद होते रहता है ना। विपक्ष कुछ कहता है, पक्ष कुछ कहता है, तो ऐसे झगड़ा चलते रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे कि ये केंद्र और राज्य के बीच में विवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है राज्यपाल महोदय की। हालांकि राज्यपाल का एक अलग से भी टॉपिक हम लोग देखेंगे, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर क्वेश्चन पूछना बीपीएससी की पुरानी आदत है, तो बीपीएससी हमेशा पूछती है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का सेपरेट जो मामला है वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन इसको भी हमें देखना है। तो इस चीज़ को देखते हैं पहले। ये स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर, तो किस प्रकार से इन लोगों के बीच क्या विवाद होता है और किस प्रकार से उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसमें हम लोग क्या देखेंगे और किस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए,
केंद्र राज्य संबंध में पहले तो हम लोग देखेंगे परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन। सेंटर स्टेट रिलेशन का पहले क्या देखेंगे हम लोग, तो इंट्रो देखेंगे, फिर विधायी संबंध देखेंगे, लेजिस्लेटिव संबंध रिलेशन, है ना, केंद्र राज्य संबंध का लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन आपको पता है कि विधायी संबंध जो है वो संविधान का जो पार्ट 11, संविधान का जो पार्ट 11 है ना, और आर्टिकल 245 से 255 के बीच में जो विधायी संबंध है उसको देखेंगे। फिर प्रशासनिक संबंध जो है वो संविधान के भाग 11 में ही आर्टिकल 256 से 263 के बीच में है, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर वित्तीय संबंध देखेंगे, फाइनेंशियल रिलेशन, जो संविधान के भाग 12 में है, आर्टिकल 264 से लेकर के 293 तक। तो ये सब जो है तो ये सब जो है बेसिकली क्या है, तो आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये सब रिलेशंस को यहाँ पर चर्चा किया गया है या दिखाया गया है, तो सबको देखेंगे। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मेंस के लिए ये जानना कि आखिर क्या रीजन है, आखिर क्या कारण है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में तनाव आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, केंद्र और राज्य के बीच मामले गड़बड़ हो जाते हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है। उसके अलावा संबंधों में सुधार के प्रयास या सुझाव, ये देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, है ना, और क्या क्या सुधार संभव करने के लिए कहे गए हैं, तो उन सभी चीजों को इसके अंतर्गत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, परिचय से स्टार्ट करते हैं कि क्या है और किस प्रकार से है। आइए, परिचय। देखिए, तो भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां यानी विधायी, कार्यपालक और वित्तीय, है ना, केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। तो भारत का संविधान अपने आप में संघीय यानी कि फेडरल है, तो इसका मतलब ये होगा कि केंद्र और राज्य को अपना अपना पावर दिया गया है। तो विधायी, कार्यपालक और वित्तीय यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच क्या है, बटा हुआ है, बांटा गया है। न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ एकात्मक है, जुडिशरी जो है वो एकात्मक है, इसलिए आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन दोनों का जो मॉनिटरिंग होता है उस सेंटर के द्वारा ही किया जाता है ना। आप देखते हैं कि जो हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते हैं उनको राज्य सरकार करती है जी, नहीं ना करती है, उनको तो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। तो हम लोग के यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है, जुडिशरी सिस्टम इंटीग्रेटेड अप्रोच पे है, एकीकृत है। बाकी सब जो है वो क्या है, वो सब जो है वो मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बटा हुआ है। ओके, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है इसको स्टडी हम 3 एंगल से कर सकते हैं। वो 3 एंगल क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विधायी संबंध, ये ममता बनर्जी आप सब पहचान ही रहे होंगे इनको। ममता बनर्जी को इसलिए हमने लिया है क्योंकि आप देखे होंगे कि ममता बनर्जी का हमेशा केंद्र के साथ संबंध खराब रहता है ना, मोदी जी के साथ इनका संबंध हमेशा गड़बड़ रहता है ना। तो केंद्र राज्य संबंध की चूंकि विवादों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समाधान इस वजह से इसके अंदर में हम लोग ममता बनर्जी को साथ में लिए हुए हैं, 55 के बीच में किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। 7वीं अनुसूची में जो 7th शेड्यूल है उसमें केंद्र और राज्य के बीच क्या है, तो विधायी संबंध का चर्चा है, सेंट्रल स्टेट के बीच जो है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है, ठीक है। और जिसमें संघ सूची है, जिसमें आपको पता है कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है।
समवर्ती सूची है यानी कि कंकरेंट लिस्ट है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। विवाद हो जाने की स्थिति में राज्य का कानून मान्य होगा, सॉरी केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं। लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए कि ऐसा होता है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्ट जो है सो पास किया है, ठीक है, राज्य सरकार ने कानून पास किया है ना, तो और वो गवर्नर के पास गया और गवर्नर ने उसको क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, और गवर्नर ने उसको भेज दिया राष्ट्रपति को। तो अब बिल वो राष्ट्रपति के पास चला गया और ऐसे ही सेम विषय पर मान लीजिए कि जो सेंटर है उसने भी कानून बनाया हुआ है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, सेम पर, लेकिन ये अभी सदन के पास ही है ना, मतलब ये जो है अभी वो पार्लियामेंट के पास ही है और अभी राष्ट्रपति के पास गया नहीं। तब तक राष्ट्रपति ने क्या किया कि कंकरेंट लिस्ट पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उस पर सहमति दे दी। तो जब राष्ट्रपति यदि राज्य सरकार द्वारा कंकरेंट लिस्ट पे बनाए गए किसी सब्जेक्ट की पहले सहमति दे देता है तो ऐसी स्थिति में सेंटर गवर्नमेंट का कानून मान्य नहीं होगा। सेंटर गवर्नमेंट को यदि कंकरेंट लिस्ट पर बने हुए अपने एक्ट को मान्य करवाना है तो उसको पहले यह करना होगा कि पहले पास करवा लेना होगा और पहले राष्ट्रपति से साइन करवा लेना होगा। अगर राष्ट्रपति महोदय कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी यदि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट को पहले सहमति दे देते हैं तो फिर सेंट्रल वाला मान्य नहीं होगा, फिर वही मान्य किया जाएगा। ओके, तो इन तीनों लिस्ट में जो है वो चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से चीजें इसमें बटी हुई हैं। अब देखिए संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति है ना, तो ये है ही, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन लिस्ट पर बना दे कानून, है ना। यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाता है जी, एक्चुअल में संसद ही बनाती है ना। पार्लियामेंट ही बनाती है, तो ये उसको शक्ति प्राप्त है। संघ सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है ना। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। अब मुद्दा ये है कि जब दोनों को अपना अपना कार्यक्षेत्र बांट ही दिया गया है फिर भी झगड़ा क्यों होता है, फिर क्यों ये लोग आपस में लड़ते हैं। फिर ऐसा तो नहीं ना कि महाभारत वाला हाल है। महाभारत में युद्ध नहीं कराने के लिए क्या किया गया, कौरव और पांडव के बीच में बंटवारा कर दिया गया, कह दिया गया कि कौरव जो हैं ये रहेंगे हस्तिनापुर में, अब पांडव रहेंगे इंद्रप्रस्थ में। बंटवारा इसलिए हुआ था कि दोनों लोग अपना अपना जगह पर रहे और खुश रहे। लेकिन कौरवों में वो था दुर्योधन नाम का आदमी, है ना, जिसको क्या था, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था, वो हमेशा जलते रहता था किससे, तो पांडवों से। तो इसलिए वो प्रयास करता था कि पांडवों को क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, और डिस्टर्ब करने की वजह से बंटवारा होने के बावजूद भी युद्ध नहीं टला और इतना बड़ा महाभारत हो गया। भारत के संविधान में केंद्र सूची और राज्य सूची पर कानूनों का बंटवारा किया गया है। सबको बताया गया है कि आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, लेकिन बावजूद इसके झगड़ा हो जाता है, बावजूद इसके झगड़ा हो जाता है। तो वो देखना होगा कि झगड़ा क्यों होता है। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, है ना। अगर ऐसा हो जाए कि विधान दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के कानून में संघर्ष, दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो क्या होगा, केंद्र का कानून प्रभावी होगा, केंद्र का कानून माना जाएगा। अनुच्छेद 248 में, अब देखिए इसको देखिए, अनुच्छेद 248 है ना, आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है। अवशिष्ट शक्ति बोले तो रेसिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है जिस पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है ना। अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान है और अवशिष्ट शक्ति पर कानून केवल संसद ही बना सकती है, कोई और के पास बनाने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में
संसद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर भी कानून बना सकती है ना, निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में। अब देखिए विवाद यहीं से शुरू, जब एक जगह पर शक्ति बांट दिया गया है तो फिर जो असाधारण परिस्थिति जो लाया गया है ना, अनकंडीशनल सिचुएशन की जो बात की गई है, असाधारण परिस्थितियों में संसद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। संसद को यह पावर है, संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य सूची से संबंधित विषय पर क्या करे, कानून बना दे, है ना, ये पावर संसद के पास है। तो संसद अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करता है और राज्य सूची के विषय पर लगता है कभी कभी कानून बनाने, और यहीं से क्या होता है, विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये ध्यान में रखना है फिलहाल आपको कि राज्य सूची पर जो संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है वो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बिगाड़ने में एक रोल प्ले करता है। इसके बाद आइए आर्टिकल 249। ये देखिए नीतीश जी अभी इनका भी ये लगातार विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं ना, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, है ना। इस पर भी हम लोग टॉपिक देख लेंगे कि स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि काफी चर्चा में रहा है ना। तो ये लगातार जो है वो क्या कर रहे हैं, स्पेशल स्टेटस का डिमांड कर रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जे का मांग कर रहे हैं। तो इस वजह से इनके साथ भी संबंध बहुत अच्छा तो चल नहीं रहा है, और इनके साथ संबंध अच्छा नहीं चलने का एक और कारण है कि अभी गठबंधन में थे, गठबंधन तोड़ के कहीं और चले गए हैं, है ना। तो इस वजह से भी संबंध ठीक नहीं है। तो इनके साथ तो संबंध खराब होने के राजनीतिक कारण के मतलब कारण बहुत सारे हैं, उसके बाद ये सब संवैधानिक कारण है। आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र के हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसको, संसद को, पार्लियामेंट को, है ना। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अब देखिए आपातकाल के दौरान भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना देगी। अब देखिए जब हर सिचुएशन में संसद ही राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी तो आपको नहीं लगता है कि संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल रहा है। फेडरल सिस्टम कंप्लीटली चेंज इन यूनिटरी सिस्टम, है ना। अपने आप ही क्या हो रहा है कि फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में जा रहा है, तो विवाद तो होगा ही। तो आपातकाल की स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 252 के अनुसार राज्यों के अनुरोध या उनकी सहमति पर, अब एक और मामला है आर्टिकल 252 में कि राज्य कहे, राज्य अनुरोध करे, है ना, कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाए, तो भी राज्य केंद्र की सरकार जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो उस संदर्भ में भी क्या होगा, तो उस संदर्भ में भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र की सरकार कानून बना देगी, है ना। और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी अगर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वैसे में भी केंद्र की सरकार या पार्लियामेंट जो है वो क्या कर देगी जी, राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी। तो यहाँ पे तमाम आप उदाहरण देख रहे हैं जिसमें यह अधिकार दिया गया है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र की सरकार जो है सो कानून बना दे। तो ऐसे में विवाद तो होगा ही, है ना। ऐसे में तो विवाद स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो तो हो ही जाएगा, और इसी वजह से विवाद होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक संबंध, है ना। प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखिए प्रशासनिक संबंध में क्या मामला है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिन विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, उन्हीं विषय पर उसको जो आदेश है, प्रशासनिक आदेश है, वो भी देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और जिन विषय पर राज्य की सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है,
उन्हीं विषय पर राज्य की सरकार को भी क्या है, तो प्रशासनिक आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, उससे अलग थलग नहीं है। तो अब देखिए, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 55 से 63 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की व्याख्या जो है वो 56 से 63 के बीच में क्या है, किया गया है। ओके। इसके बाद इसके तहत केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत क्षेत्र में विस्तृत हैं तथा राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है ना। मतलब भारत सरकार अगर चाहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पूरे भारत के लिए अपना आदेश जारी कर सकती है, लेकिन एक राज्य की कोई सरकार है तो वो अपने राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर ही कोई आदेश जारी कर सकती है और ये वहीं पर मान्य होगा। इसके अलावा समवर्ती सूची विषयों के संबंध में, यानी कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में समवर्ती सूची के विषय के संबंध में कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, है ना। मतलब कि समवर्ती सूची, अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि जो कंकरेंट लिस्ट में आप जानते हैं कि अगर कानून बनाने का अधिकार तो दोनों का है, लेकिन विवाद होने की स्थिति में केंद्र का मान लिया जाएगा, लेकिन प्रशासनिक आदेश जारी करने के मामले में समवर्ती सूची के विषय के संबंध में कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती है। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट में वेस्टेड होता है, स्टेट के पास होता है आदेश देने का, प्रशासनिक आदेश देने का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची के विषय पर आदेश देने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो समवर्ती सूची के विषय पर आदेश देने यानी कि कार्यकारी शक्ति जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, ये राज्य सरकार के पास है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। जब तक कि कोई सांविधानिक उपबंध या संसदीय विधि से विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त न करे, मतलब कि सामान्य परिस्थिति में समवर्ती सूची के विषय पर आदेश देने का अधिकार जो है वो केवल और केवल राज्य सरकार के पास है। ठीक है, समवर्ती सूची पर कार्यकारी आदेश। लेकिन यदि कोई संविधान संशोधन हो जाता है या कोई विधि पारित कर दी जाती है तब ही उस पार्टिकुलर विषय में केंद्र को अधिकार मिलेगा, अन्यथा ये अधिकार केवल और केवल किसके पास रह जाएगा, राज्य सरकार के पास रह जाएगा। ओके, इसके बाद आइए वित्तीय संबंध। फाइनेंशियल रिलेशन। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। 268 से 293 तक में क्या है, तो स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन की चर्चा की गई, मतलब कि जो वित्तीय संबंध है उनके बारे में चर्चा की गई है केंद्र और राज्य के बीच। इसके अनुसार संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर तथा समवर्ती सूची के विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। कहने का मतलब है कि इसका पूरा का पूरा जो रिलेशन है आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने ये देखा कि जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उसी विषय पर उसको प्रशासनिक आदेश देने का भी अधिकार है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर भी उसी विषय पर है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उन्हीं विषय पर कर लगाने और वसूलने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है, और उन्हीं विषय पर जिस पर कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसी विषय पर उसको कर लगाने या उठाने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन अभी आपको पता है कि चूंकि देश में जीएसटी लागू है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो लागू है देश में, तो इसलिए थोड़ी परिस्थितियां जो है सो वो बदली हुई हैं, है ना। क्योंकि टैक्सेशन के मामले या फाइनेंशियल रिलेशन के मामले में आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में देश थोड़ा यूनिटरी सिस्टम में डाइवर्ट हो गया है ना, एकात्मक व्यवस्था में चला गया है। अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा पर संसद को आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अनुदान प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में, है ना। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है जी? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
एनके सिंह, नंदकिशोर सिंह। 15वां वित्त आयोग ने क्या सिफारिश की है, मुख्य सिफारिश? बयालीस से 43। राज्यों के संबंध में क्या सिफारिश किया है 15 फाइनेंस कमीशन ने? सिफारिश ये किया है कि केंद्रीय करों में जो 42% राज्यों का होता था उसको 1% कम करके 41% कर दिया है ना, 41%, ठीक है, 41%। अब 42% किसने किया था? तो 14वां वित्त आयोग। 15वां वित्त आयोग का टाइमिंग कब से कब तक है? 15वां वित्त आयोग का समय कब से कब तक है? ऑनलाइन वाले लोग भी आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ? 2020 से 25, 2020 से 25 जो है ये 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल है, ठीक है। और इससे पहले चल रहा था 14वां वित्त आयोग, उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 2015 से 2020। और 14वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी ने 32% अधिकार था केंद्रीय करों में राज्यों का, अब इन्होंने 10% बढ़ाकर उसको कर दिया 42% कर दिया था, है ना। वाईवी रेड्डी जो थे अध्यक्ष, तो उन्होंने ये बढ़ाकर कितना कर दिया था? 42% करवा दिया था, 42%। ओके। और अभी वर्तमान में कितना है? 41%, 1% कम हो गया किसके कहने पर? तो 15वें वित्त आयोग के कहने पर, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये वाईवी रेड्डी साहब जो हैं, जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही केंद्र सरकार को सिफारिश की कि किसी भी राज्य की सरकार को विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस कमीशन ने किया था सिफारिश की नहीं देना है अब विशेष राज्य का दर्जा, तो 14वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी, ठीक है, उस समय किया गया था। ओके। आइए, इसके अलावे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था के निर्धारण और बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है ना। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ठीक है। तो आप पता है 280 में वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, है ना। तो वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में इसका चर्चा किया गया, वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का चर्चा 280 में किया गया है। और ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का, जिसका भी हम लोग बात कर रहे थे। 15वां वित्त आयोग ने क्या कहा, 14वां वित्त आयोग ने क्या कहा। तो इसी प्रकार से ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल पर। इसमें 5 मेंबर होते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ये संबंध तो आप देख लिए, है ना, कि भाई लेजिस्लेटिव रिलेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होते हैं और फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं। अब और किस प्रकार से होता है, उसमें क्या मामला होता है। अब ये देखिए कि केंद्र राज्य संबंध में तनाव का कारण, कि केंद्र और राज्य के संबंध में तनाव क्यों आता है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना। क्या रीजन, क्या है टेंशन का कारण, क्या है केंद्र और राज्य आपस में लड़ते झगड़ते क्यों है, क्या है रीजन। तो देखिए, पहला, राज्यपाल की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका के संदर्भ में ये एक मामला है जिसके वजह से केंद्र और राज्य के संबंध में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब बात है कि भाई राज्यपाल की भूमिका, तो राज्यपाल की कितनी भूमिका होती है जी? राज्यपाल की राज्य में कितनी भूमिका होती है? 2 भूमिका होती है, बिल्कुल गुड। राज्यपाल की राज्य में 2 भूमिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? हाँ, पहला जो भूमिका होगा वो क्या होगा? तो पहला भूमिका होगा वो
केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि, है ना, केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। और दूसरा जो होता है भूमिका उसका क्या होता है, तो राज्य का संवैधानिक मुखिया, है ना। राज्यपाल का राज्य में दो रोल होता है जी, एक होता है केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर इन स्टेट, ठीक है, और राज्य का संवैधानिक मुखिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। तो देखिए, अगर राज्यपाल राज्य की संवैधानिक मुखिया वाला रोल प्ले करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो राज्यपाल राज्य में राज्य के संवैधानिक मुखिया से ज्यादा किसका रोल प्ले करता है, केंद्र के प्रतिनिधि का। इस चक्कर में वो क्या चाहता है कि केंद्र के जो नियम है या कानून है या केंद्र की जो चीजें उसको जबरन थोप दिया जाए राज्य पर, और इस वजह से केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है या संबंध खराब हो जाता है। इसलिए बहुत बार तो आपने देखा कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर देने की बात की गई। एक कमीशन बना था राजमन्नार आयोग, तो इस राजमन्नार आयोग ने क्या किया था, तो राजमन्नार आयोग ने रिकमेंडेशन दिया था कि राज्यपाल का पद ही खत्म कर दिया जाए, है ना। तो राज्यपाल के पद को समाप्त कर देने की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने। ओके, इसके बाद राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। देखिए, प्रेसिडेंट रूल ये भी केंद्र राज्य के बीच तनाव का कारण है। अब तो नहीं, लेकिन पहले आप देखते थे कि राज्य में चुनी हुई सरकार को केंद्र की सरकारें जो थी वो क्या करती थी, बर्खास्त कर देती थी। और आर्टिकल 355 के तहत 355 जो है वो कहता है कि राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा, और राज्य में जो है वो संवैधानिक तंत्र को बहाल करने के लिए 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो बहुत बार क्या होता था कि ये तो बनाया गया है कि आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए, लेकिन बहुत बार क्या होता था कि केंद्र की महत्वाकांक्षा राज्य पर थोपने के लिए राज्यों में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे देश में, अगर आप गहराई से देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो। अपने बिहार में ही अभी तक के 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें से बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब आरोप लगा कि गलत लगा था। 2005 वाला ही जो राष्ट्रपति शासन था लास्ट टाइम लगा था, वो गलत तरीके से लगा था, उस पर भी विवाद था और उस पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। बूटा सिंह उस टाइम बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से अगर ये गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध खराब होता है। तो तनाव होने का राष्ट्रपति शासन भी एक कारण है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति। बहुत बार आप देखते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट में अपॉइंट कर दिया जाता है, तो सेंट्रल फोर्सेस जब स्टेट में अपॉइंट होते हैं तो उससे भी विवाद हो जाता है उससे भी झगड़ा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति। राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव, है ना। तो राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव का मतलब यह है कि राज्य आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब फाइनेंस देती है तो उस फाइनेंस में भेदभाव करती है ना, किसी को ज्यादा देती है, किसी को कम दे देती है। तो इस चक्कर में भी क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, ठीक है। तो वित्तीय आवंटन में भेदभाव। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब कि आपको जो IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, भारतीय वन सेवा। तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको कहा जाता है कि वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, है ना। तो इनको राज्यों में काम करना होता है। तो बहुत बार राज्य सरकार ये कहती है कि जो ये अखिल भारतीय सेवा के जो ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग हैं वो केंद्र का एजेंट है राज्य में, है ना। तो इसलिए बहुत बार उनको भी हटाने का डिमांड किया था। और राजमन्नार आयोग जो बना था उसने राज्यपाल पद की समाप्त करने के साथ साथ उसने ये भी कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं को भी समाप्त कर दिया जाए, इसकी भी सिफारिश उसने करी थी, ठीक है। तो इसलिए ये भी कारण है कहीं ना कहीं संबंधों में तनाव का, ठीक है।
इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का अतिक्रमण, है ना, इंक्रोचमेंट ऑफ सेंटर इन ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, है ना, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर जो सेंटर का इंक्रोचमेंट हो रहा है, यानी कि जो अतिक्रमण हो रहा है, उसके वजह से भी केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों के खराब होने के ये सारे कारण हैं और ये सारे आयाम हैं, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है कि इन वजहों से केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है वो क्या होता है, खराब होता है। ओके, चलिए अब केंद्र राज्य संबंधों में सुधार का प्रयास, कि सुधार कैसे हो सकता है, रिफॉर्म कैसे हो सकता है। तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के प्रयास, तो सुधार कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से चीजें ठीक हो सकती हैं। तो सुधार के प्रयास को देखिए, तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है। अलग अलग कमीशन और कमिटीज जो है वो फॉर्म हुई हैं, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको एआरसी कहते हैं, है ना, एआरसी इसी को कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो ये बहुत बार बनाया गया है, पहली बार 1966 में बना था और ये इसने सिफारिश की कि केंद्र और राज्य के संबंध कैसे ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा राजमन्नार समिति, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना, जो तमिलनाडु की सरकार ने बनाई थी, जिसने राज्यपाल पद को खत्म कर देने की मांग की थी कि राज्यपाल का पद नहीं रखना चाहिए, राज्यपाल का पद यानी कि गवर्नर का पद, गवर्नर और जो ऑल इंडिया सर्विस है ना, यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, उस सभी सर्विसों को भी खत्म करने का मांग राजमन्नार आयोग ने किया था। इसके अलावा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा हुआ मामला है, आनंदपुर साहिब प्रपोजल 1973। इसके अलावा सरकारिया आयोग 1983, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमीशन है सरकारिया आयोग, क्योंकि इसके रिकमेंडेशंस तो बहुत सरकार ने माने भी हैं। तो सरकारिया आयोग, इसके अलावा पुंछी आयोग जो 2007 में बना था मनमोहन सिंह के समय में। तो ये सारे के सारे कमीशन या प्रपोजल जो आप देख रहे हैं, ये किस संबंध में है, सेंटर स्टेट रिलेशन रिफॉर्म के संबंध में है, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के संबंध में इन सभी ने अपना सिफारिश किया था। इन आयोगों एवं समितियों की सिफारिश के आधार पर केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, है ना। तो निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या सुझाव दिया जा सकता है, तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए, है ना, ये होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल के पद की वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, दिक्कत होता है, और राज्य की सरकारें आरोप भी लगाती हैं कि केंद्र हमारा सुन नहीं रहा है या राज्यपाल हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो यदि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य के मुख्यमंत्री को भी शामिल रखा जाएगा, तो एक ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के तौर पर स्थापित होगा जो अपनी वास्तविक भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। राज्यपाल का भूमिका क्या है कि केंद्र और राज्य के बीच वो पुल का काम करे, सेतु का काम करे, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखे। लेकिन अगर वो सेंटर के एजेंट के रूप में काम करेगा तो जोड़ नहीं पाएगा ठीक से, है ना। तो अगर उसके नियुक्ति की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की भी भागीदारी होगी, तो एक ऐसा आदमी चुना जाएगा जो केंद्र भी उसको सम्मान देगा या उसका केंद्र के प्रति भी झुकाव रहेगा, और राज्य को भी सम्मान देगा क्योंकि राज्य के द्वारा भी उसके रिकमेंडेशन में भूमिका निभाई गई है। तो इस वजह से क्या होगा कि राज्य के प्रति भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा। तो ऐसे में विवाद का समाधान हो सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाए, ये एक रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए, साधारण परिस्थितियों में नहीं, है ना। जनरल कंडीशन में आर्टिकल 356 का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए, साधारण परिस्थितियों में नहीं, है ना। मतलब कि 356 में ना राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के लिए कोर्ट ने भी बहुत बार कहा है, सर्वोच्च न्यायालय में भी बहुत बार कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए ना, दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले में, इन्हें कि कुछ हुआ लगा दिया राष्ट्रपति शासन, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर ये कहा गया है, ठीक है, कि 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए, साधारण परिस्थितियों में नहीं। ओके, दूसरा है
कि केंद्रीय बलों की तैनाती करते समय राज्यों से परामर्श किया जाए। यदि किसी कारणवश सेंट्रल फोर्स को स्टेट में लाया जा रहा है तो इसके लिए राज्य से बातचीत कर लिया जाए, नहीं कि अपना मर्जी थोप दिया जाए राज्य पर। ठीक है। इसके अलावा राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि केंद्र पर उनकी निर्भरता कम हो। ठीक है। राज्य को क्या किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसको उपलब्ध कराया जाए। इससे क्या होगा कि केंद्र पर उनकी जो निर्भरता है, जो डिपेंडेबिलिटी है, वो क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए एवं ऐसी ही कुछ नई सेवाओं का सृजन किया जाए। अखिल भारतीय सेवा जो वही ऑल इंडिया सर्विस, इसको मजबूत बनाया जाए, इसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, और साथ ही इसको ऐसा करने की आवश्यकता है कि ये आगे चल करके बेहतर तरीके से काम कर पाए। इसके अलावा राज्य सूची के विषयों पर केंद्र अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर केंद्र के द्वारा बिना मतलब का हस्तक्षेप न किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि ये हस्तक्षेप के वजह से क्या होता है, संबंध खराब होते हैं, संबंध बिगड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा आपका समाधान था। ठीक है, कि किस तरह से समाधान क्या हो सकता है और क्या उपाय किए जा सकते हैं, और इसके अलावा तनाव के कारण थे। ओके, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया कि भाई किन मुद्दों पर केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा होता है ना, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध में जो स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उस पर कैसी क्या भूमिकाएं हैं, वो सारी चीज उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री की ये बहुत ये महत्वाकांक्षा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो क्या है, वो किया जाए, है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव जो है सो वो लागू कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के तैयार नहीं है ना, विपक्ष जो है वो इस चीज को लेकर के तैयार नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हाँ, नहीं ऐसा, अब देखिए ये सब पहले था, अब ऐसा कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगा। हाँ, साथ ही हुआ, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आया। अब देखिए, अब जनता परिपक्व हो चुकी है। अब जनता के साथ ये बात नहीं है कि जनता जिसको केंद्र में चुनेगी उसी को राज्य में भी चुन देगी, है ना, अब वो बात नहीं है। अब 2019 के चुनाव में 5 राज्यों का चुनाव साथ साथ हुआ था, केंद्र राज्य चुनाव साथ साथ हुए थे, लेकिन परिणाम अलग अलग आए थे। वही पार्टी, अलग पार्टी जो थी वो केंद्र के चुनाव में जीत गई, राज्य वाला में हार गई, राज्य वाला में दूसरा पार्टी सरकार बना ली। हाँ, हाँ, कौन डिमांड करने लगता है? हाँ, 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 अच्छा, मतलब बार्गेनिंग चलता है ना। चलिए तो देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो व्यवस्था सोची जा रही है, ये व्यवस्था क्या है और ये किस प्रकार से है ना, ये व्यवस्था होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या अगर इस व्यवस्था को हम रखते हैं
तो उससे क्या सुखद परिणाम आएंगे, है ना, या क्या दिक्कत बड़ा परिणाम आएगा, वो सारी चीजें हम लोग इसमें से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से है। वन नेशन वन इलेक्शन। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, इनका तो ये महत्वाकांक्षी मतलब थिंक है, ये सोचते हैं कि ऐसा कर दिया जाए, है ना, क्योंकि पहले भी चूंकि ऐसा होता था, है ना, ये ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट कोई नया चीज है, ऐसा पहले होता था, है ना, ऐसा पहले हो चुका है। 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो साथ साथ हुए ही हैं, है ना। तो अब इनका कहना है कि नई चीज को ही हम लागू करने की बात कर रहे हैं, पुरानी चीज को ही लागू करने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो देखते हैं कि क्या दिक्कत है, या विपक्ष क्या बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, या ये क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, उन सभी चीजों पर बात करेंगे और फिर एक कंक्लूडिंग निष्कर्ष देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज होना चाहिए। 19 जून 2019 वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी दलों की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव एक साथ किया जा सके, इसके लिए किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने ये बात रखी थी कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन हो, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जाए। 1951-52 में लोकसभा के पहले चुनाव में 53 दलों ने चुनाव लड़ा और 1874 यानी कि 1874 उम्मीदवारों ने भाग लिया और चुनावी खर्च 11 करोड़ रुपया था। ये 1951-52 के पहला आम चुनाव का ब्यौरा है। जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में लोकसभा का, उसमें 53 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 1874 उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भाग लिए थे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 610 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था लगभग, है ना। 610 राजनीतिक दल में लगभग 9000 उम्मीदवार और 69,000 करोड़ का चुनावी खर्च आया, एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक, है ना। एडीआर का जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो अलग अलग से खर्चा आता होगा ना जी। तो एक प्रकार से अगर हम साथ साथ चुनाव कराएंगे तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि एक्सपेंडिचर कम, पूरा प्रशासन तो चुनाव कराने के चक्कर में। अब देखिए कि पहले देख लीजिए कि अगर इस सिस्टम को, अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाता है तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं, है ना, क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला चीज तो यही जो हम लोग देख रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि लागू होगा तो इससे क्या होगा, तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि चुनावी खर्च जो है वो कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, चुनावी खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पार्टी खर्च कम हो जाएगा, आदि पर नियंत्रण कर सकता है ना, मतलब ये सब चीज पर क्या हो जाएगा, थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावे जनता के पैसे का बचत होगा, है ना, जनता के पैसे का क्या होगा, बचत होगा, है? जनता के पैसे का बचत होगा। जनता का पैसा मतलब क्या, सरकार का पैसा। सरकार किसका पैसा खर्च करेगा, अभी मुझे कि आपका पैसा या मेरा पैसा कब। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बल, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बल पर बोझ कम होगा, है ना। प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इस पर क्या होगा, है ना, क्योंकि जब चुनाव होना होता है वहां का सबसे बड़ा जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, तो इन पर भी जो है वो क्या होगा, बोझ कम होगा। मतदान करने वाली जनता राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर दोनों स्तर पर सरकार की नीतियों का न्याय करने में सक्षम होगी।